असर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अरसे से दुनिया उल्टे धारे में बह रही है, ताल्लुकात भी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ख़राब थे वो ठीक हो रहे हैं और जो ठीक थे वो ख़राबी की जानिब गामज़न है। एक हलचल सी मची है और जैसे असर नौ तरतीब पा रही हैं चीज़ें, रिकन्सिडर रिव्यू किया जा रहा है। और इनमें जो एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब 2 इम्पॉर्टेंट विज़िट करने जा रहे हैं। पहले वो काबुल जाएंगे, कल बताया जा रहा है उनके दौरे का शेड्यूल, और उसके बाद 27-28 अप्रैल को दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक वो ढाका का विजिट करेंगे। मीनवाइल जो सेक्रेटरी खारिजा सतह के मुज़ाकरात या बातचीत है वो बांग्लादेश के साथ चले, और उसमें जो बातें हुई दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग में उनका तस्करा नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं इंटरनेशनली, स्पेशली इन इंडिया। उनको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे इंडिया के ज़राए इब्लाग को बेचने के लिए कोई मंजन मिल गया। काबुल का विजिट भी अपनी जगह अहम है, लेकिन मेरा ख्याल है सर फहरिस्त इसको रख लेते हैं, क्योंकि ये ताल्लुकात हमेशा से गिरावट का शिकार रहे और उम्मीद पैदा हुई जब वहाँ पर इक़्तिदार बदला हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद। अब उनके जो मुतालबात सामने आए हैं कि रिस्टोर ताल्लुकात तब होंगे जब पाकिस्तान 1971 के जंगी जराइम पे माफ़ी मांगे और कुछ जो वाजिबुल अदा हुकूम है पाकिस्तान $4 अरब के करीब वो हवाले करे बांग्लादेश के। तो मेरा जो आपसे सीधा सा सवाल है वो ये है कि बर्फ़ पिघलने से पहले इस नौयत के मुतालबात क्या एक अच्छा जेस्चर है बांग्लादेश की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ बड़े सीरियस इश्यूज़ उन्होंने खड़े कर दिए स्ट्रेट अवे। तो ये आपका सवाल सही है कि क्या ये टाइम है इस किस्म के सवाल खड़ा करने का कि नहीं। हाँ। मगर सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश एक ट्रांजिशन में है इस वक्त। ट्रांजिशन के अंदर कोई पता नहीं हो, कोई पॉलिसीज़, पक्की पॉलिसीज़ नहीं बनती, एड हॉक किस्म की पॉलिसीज़ बनती हैं। अच्छा। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो भी ट्रांजिशनल हुकूमत है, उसकी भी कोई लॉन्गेविटी नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। जो ये पॉलिसीज़ बनाना चाह रहे हैं क्या उसके अंदर उसके पीछे भी कोई पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है। दीज आर अननोन्स राइट नाउ। अच्छा। व्हाट वी नो इज़ दैट इंडिया की लाइन पिट गई है वहाँ। ये नहीं कि पाकिस्तान की लाइन खुल गई है। अच्छा। इंडिया की लाइन पिट गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो हार लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाए। तो इसलिए ये थोड़ी सी अनसर्टनटी है इस वक्त। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का सारा जो इकॉनमी थी वो तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है बांग्लादेश की, वो तो इंडिया के साथ लिंक हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तो इंडिया भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट्स भी बड़ी हो रही थी क्योंकि उनके अपने एक पोर्ट है और जो कि एक्टिव है, और उन्होंने फिर इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे वो। सो काफ़ी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई थी, पानी के इशू के ऊपर भी, बॉर्डर इशू के ऊपर भी, तजारत के इशू के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट के इशू के ऊपर। वो जब रप्चर हुआ है, जैसे सियासी हालात बदले हैं और एक प्रो इंडिया पार्टी को आवाम ने बाहर निकाला, मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई। जो प्रो पाकिस्तान पार्टी थी वो थी खालिदा ज़िया की पार्टी। वो तो काफ़ी अरसे से फारग है वहाँ, खालिदा ज़िया भी फारग है। जो पार्टी हावी थी वो थी हसीना की पार्टी, अवामी पार्टी, अवामी लीग। अवामी लीग के बड़े लंबे चौड़े पिछले 15 साल से उन्होंने तल्लुकात इंडिया के साथ बना लिए थे, और वो इंडिया उस वक़्त सेकुलर था। बीजेपी की हुकूमत अभी दंदना नहीं रही थी, आई भी नहीं थी। और हसीना की जो पार्टी थी वो सेकुलर थी। तो जब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी आई तो ये इनकी पार्टी तो सेकुलर रही, मगर उनकी पार्टी नॉन सेकुलर हो गई इंडिया वालों की। उसके साथ जो बांग्लादेश के अंदर रिएक्शन आया वो इस्लामिक रिएक्शन आया। हसीना ने फिर बड़ी क्रैकडाउन की जमात इस्लामी के ऊपर और बाकी इस्लामी जमातों के ऊपर, और आज जब वो निकले हैं वहाँ से तो फिर वही इस्लामी जमातें जो हैं वो फिर से एक दफ़ा सर उठा रही हैं। अच्छा। और वो एक मेन अपोजिशन बन रही है, डिमांडिंग न्यू इलेक्शंस। तो अब इसलिए, मगर ये जो सियासी जमातें हैं वहाँ की इस्लामी जमातें हैं, वो एक ज़माने में उनका बड़ा तल्लक था हमारी सियासी जमातों के साथ, हमारी जमात इस्लामी के साथ, हमारी NAP के साथ वगैरह, मगर वो अब नहीं रहा क्योंकि यहाँ इस्लामी जमातें हैं वो पिट गई हैं इलेक्शन के फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो जमातें अब वो सेकुलर तो नहीं है मगर वो इस्लामी भी नहीं है,
ना पीटीआई सेकुलर है, ना वो इस्लामी है। इधर उधर की गेम चलती है, इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है, बट दे नॉट इस्लामिक पार्टी। जमात इस्लामी नहीं है, JUI नहीं, वो है, मगर वो अभी पावर में नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ जो एक कनेक्शन था ड्यूरिंग खालदा ज़िया's टाइम, वो टूट गया था, जो कि बिटवीन इस्लामिक पार्टी एंड इस्लामिक पार्टी से। तो अब हमारे लिए एक मसला बन गया है कि अब हम कैसे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस रिस्टोर करें जिसके साथ उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो और इंडिया का नुकसान हो। इसलिए आपने जब ये बात कही कि जी अभी तो बांग्लादेश ने ये स्ट्रेट अवे 2-3 डिमांड्स क्रिएट कर दी फॉर्मली आपने 2 का जिक्र किया, एक तीसरा भी डिमांड है। क्या? पहला डिमांड तो ये है कि जी कुछ 4 अरब से ज़्यादा आपने हमारे पुराने जब अलहदगी हुई थी हिंदुस्तान इंडिया से, तो उस वक़्त कुछ हमारे पैसे देने थे आपने, या जब हम अलहदा हुए आपसे तो वो भी कुछ पैसे देने थे, तो वो पैसे नहीं मिले हमें, वो पैसे दिए जाए। अब कैसे ये कैलकुलेट किया, इसकी क्या अहमियत है, ये तो हमें नहीं पता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये पैसे दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। हम तो $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं IMF से, हम $4 बिलियन कहाँ देंगे? तो ये इस चीज़ को उठाना है इस वक्त, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप कोई तल्लकात बनाएं, तो इस किस्म की डिमांड्स नहीं रखने चाहिए आप, क्योंकि आप आइसोलेटेड है, इंडिया आपके बॉर्डर में बैठा है, आपके सख्त खिलाफ है, आपके सियासी लीडर जिसको आपने निकाला है वो इंडिया के अंदर पनाह लेके बैठी हुई है, और इंडिया सोच रहा है कि आपको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, और आप कोई चाइना के साथ कोई ख़ास तल्लकात नहीं है इस रीजन में, तो अगर दूर से कोई हाथ में बटाना चाह रहा है आपका, तो आप इस किस्म की डिमांड स्ट्रेट अवे आप क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल आपका बजा है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ इनएक्सपीरियंस है और इनसिक्योरिटी है। अच्छा। इनसिक्योरिटी इसलिए बिकॉज बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत सख्त नेशनलिज्म है, वो नेशनलिज्म जिसके बेसिस के ऊपर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बना था वहाँ। अच्छा। तो इसलिए ये डिमांड्स उस वक्त की हैं, अच्छा। ये पुराने डिमांड्स हैं। ओके। इनको फिर निकाल लिया गया है ताकि ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर तनकीद ना हो कि आप पहले आप इंडिया के आगे हमारी एक गवर्नमेंट लेटी हुई थी, अब आप पाकिस्तान के आगे लेटे जा रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये डिमांड खड़ी कर दी। अच्छा। दूसरी डिमांड जो उन्होंने बात की है वो आपने बताया कि वो बात है रेफ्यूजीज़ की। जी, वो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो वहाँ कोई मौजूद है 3.5 लाख के करीब, जिसे हम बिहारी कहते थे, जो बिहार से आए थे, जिन्होंने जब वक्त आया था ऑप्ट करने का कि आप पाकिस्तान में जाना चाहेंगे या बांग्लादेश में रहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे। जी। तो उस वक्त से वो कैंपों में हैं। जी। हमने कोई 1-1.5 लाख तो ले ही लिए थे उस वक्त, मगर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट का ये फैसला था कि हम और नहीं ले सकते, और यहाँ तक इस मुल्क में ये फैसला हुआ कि ये बिहारी जो है ये बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं। अच्छा। हमारे सिटीजन्स नहीं हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि उन्होंने उस वक्त जो सूरत हाल थी जिसके अंदर जो कानून जो प्रिवेल कर रहा था वो यही था कि आप फैसला करें आपने बांग्लादेश में रहना है या आपने पाकिस्तान जाना है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कह दिया था, तो दे ऑटोमेटिकली अंडर द टर्म्स उस वक्त की दे बिकेम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हमने उनको आने नहीं दिया। हमने यहाँ जो शुरू में जो लोग आए, ये तारीख़ की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं। शुरू में जब ये लोग आए बांग्लादेश से कैंपों से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था उस वक्त। तो क्या हुआ, वो पहले पंजाब आए, पंजाब में सेटल करने की कोशिश की, यहाँ से उठ के कराची चले गए, बिकॉज़ कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, वहाँ पहले से भी बंगाली थे, और तो वो उठ के सारे कराची चले गए, माइग्रेट कर गए। जैसे ही माइग्रेशन हुई फ्रॉम बांग्लादेश टू पंजाब और पंजाब टू कराची, तो सिंधी नेशनलिज्म जो थी उसने रोक दिया। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो अब बाहर से लोग आ रहे हैं जो सिंधी भी नहीं है, हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते, और वो आ गए हैं और वो आके अब कराची में इतनी बड़ी तादाद में कराची में आ रहे हैं, हमारा सारा डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हो जाएगा, नौकरियां हमारी चली जाएंगी, ये हो जाए। तो एक सिंधी नेशनलिज्म ने उसको अपोज किया, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने रोक दिया। फिर वो जो पंजाब में थे वो तो चले गए, मगर उन्होंने आना आगे से रोक दिया। और यहाँ एक डिबेट हुई इस मुल्क के अंदर कि क्या वो पाकिस्तानी हैं या बंगाली हैं या बांग्लादेशी हैं। तो जो प्रिवेलिंग ओपिनियन यही था कि नहीं जी ये पाकिस्तानी नहीं है, हालांकि कानूनी तौर पे दे वो पाकिस्तानी, हमें ले लेने चाहिए थे, उनको सेटल करना चाहिए था। वो दिन है और आज का दिन है, बांग्लादेश ने उनको नहीं माना एज बंगालीज और बांग्लादेशीज, और वो कैंप्स में रह रहे हैं, और वो कैंपों में रह रहे हैं, और वो बिल्कुल ही आप सोचिए 71 और आज कितने साल हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा साल। मतलब सो दे आर एक्चुअली, वहाँ भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिली और यहाँ भी नहीं। सो एक तो वो है, वो अभी भी बांग्लादेशी कहते हैं ये आपके सिटीजन है, आप लेके जाएं,
और हम नहीं और लेते। अब उन्होंने मुतालबा कर दिया ना, फिर किया। लें वापस। हाँ और तीसरा इशू ये था जी, कि आप माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे कि आपने जो 1971 1971 में किया था जुल्म ढाए, उसकी माफ़ी मांगे। उनके बकौल। अच्छा, इसके भी एक तारीख है। जी। जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की थी कि बांग्लादेश के साथ नॉर्मल रिलेशंस क्रिएट किए जाए, और बांग्लादेश में ये गए भी थे, आ रहे थे कहीं से, रास्ते में रुक गए और फिर आ गए। वहाँ इनके ऊपर डिमांड आई कि अब आप आए हैं तो माफ़ी मांग के जाए। तो जनरल मुशर्रफ एक समझे कि अब मैं कैसे करूँ। जाहिर है वो तो बड़ा मसला था कि माफ़ी मांगनी। माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि हमने ये किया जो आप कह रहे हैं हमने किया। हम तो तस्लीम ही नहीं करते कि जो हमारे पे इल्ज़ाम है कि वहाँ किस किस्म की जो कुछ हुआ वो हम तो तस्लीम नहीं करते। हम तो ये कहते हैं हमारी तो इंडिया के साथ जंग हुई, हमने तो और की, और इंडिया ने साजिश की, और इंडिया ने। मगर जो वहाँ बंगालियों के साथ जो हुआ, जो उनका बयानिया है, वो तो हम तस्लीम ही नहीं करते, और वो बड़ा ख़तरनाक बयानिया है। बहुत बड़ी एक ज़र्ब है हमारे ऊपर, हमारी फोर्सेस के ऊपर और हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो कैसे माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगना तो ये है कि हम मानते हैं कि हमसे ये हुआ, तो वो मामला भी फंसा हुआ है, गले में अटका हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने वहाँ गोल सी बात की, जो हो गया, उसमें कुछ एक्सेसेस हुए होंगे तो वी आर सॉरी फॉर दैट, मगर लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आगे बढ़ते हैं ये। अच्छा, तो वो माफ़ी उन्होंने कहा नहीं, ये कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी हुआ कि आप कहें कि ये हुआ था और हम, तो वो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो तीनों डिमांड्स जो हैं उनको यहाँ लाना रहे, जो बिहारी है वहाँ, वो भी हम नहीं मान सकते। हमारे लिए बहुत मसला है हमारे लिए। अच्छा। $4 बिलियन क्या, आप वो अगर उनको $40 मिलियन भी देना पड़ जाए वो भी हमारे लिए मसला है। अच्छा। और उधर से ये जो आखिरी इशू है माफ़ी मांगना, ये कोई फौजी तो नहीं मान सकता ये, और कोई सियासी बंदा भी। हमारे यहाँ से 1-2 जर्नलिस्ट गए जिन्होंने जाके वहाँ माफ़ी मांगी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, मगर वो कहते नहीं आप कौन है। तो इसलिए आई थिंक ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व नहीं होने। अच्छा। अगर ये रिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो आप अभी जो बात चल रही है ना कि बड़ी जल्दी हमारी बातचीत चल पड़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नहीं रिस्क लेंगे। वो आपके साथ ज़्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा। उस हद तक की करेंगे जिस हद तक वो समझते हैं कि इंडिया को दूर रखना है। मगर क्या आपके साथ यारी दोस्ती, आपके साथ लंबी चौड़ी तजारत, मैं नहीं समझता कि वो उस तरफ जाएंगे। और जब तक वहाँ एक मुंतखब हुकूमत नहीं आ जाती तो उस वक्त तक कोई इस किस्म के फैसले नहीं करेगी ये हुकूमत जो है। अच्छा, लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात है कि जो दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग थी उसमें इस तरह की किसी बात का कोई तज़किरा नहीं है, और वो ये कहते हैं कि मनगढ़ंत रिपोर्ट्स हैं जिनको हम मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुँचाएँ, और ये कोशिशें नाकाम होंगी। क्या एग्जैजरेट किया जा सकता है इस तरह के मुतालिबात को? देखिए, बांग्लादेश से तो खबरें आ रही हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बातें कही हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, वो बात तो करेंगे। अब ये कैसे इसको साइड स्टेप करेंगे या क्या आगे करेंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट डिप्लोमेसी। अच्छा। अब क्या वो सिर्फ अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए उन्होंने ये बात की है, हाँ। और इसको फिर साइड पे रख के और कुछ और बातें फिर आगे चलाएंगे। मगर पाकिस्तान कर क्या सकता है बांग्लादेश के लिए? इंडिया को जो खौफ है ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े करीब हो जाएंगे और पाकिस्तान की ISI आ जाएगी यहाँ। अच्छा। और यहाँ से आके एक्सपोर्ट करेगी इंडिया के खिलाफ जिहाद या इस किस्म की चीज़। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल होने नहीं जा रहा, बिकॉज बांग्लादेश इज़ टू इनसिक्योर, इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल नेबर, इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। मगर ट्रेनिंग, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए हमारी, उनकी कोई एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ बढ़ जाएं। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो ऊपर नीचे जाती रही हैं। 2011 में हाईएस्ट पॉइंट था कोई $1 अरब के करीब, मगर उसके बाद फिर गिरती अब कोई 800 के करीब मिलियन डॉलर्स के करीब हमारी एक्सपोर्ट है। उनकी जो है वो तो 60-70 से ऊपर कभी गई हमारी 600-800। और बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो भी वही चीज़ें हैं जो पार्टीशन के वक्त जूट और इस किस्म की चीज़ें, वही चीज़ें अभी भी आ रही हैं और ज़्यादा वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। उनके जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं वो है वैल्यू एडेड कॉटन गुड्स। कॉटन आपसे वो ख़रीदते हैं, सबसे बड़ी इंपोर्ट आपसे वो रियान की है और वोवन कॉटन की है, जिसके ऊपर वो वैल्यू ऐड करते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं। तो वो तो उसके ऊपर तो शायद और भी अहमियत मिले आपको, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं टू बांग्लादेश। मगर वो ये भी कहेंगे, हाँ। जो आजकल हर बंदा कहता है वो साढ़े को लुकी लाते हो, हाँ, बराबरी की सतह पे आए ना। हाँ। तो अब हो सकता है कि पाकिस्तान उनके जो गारमेंट्स हैं, हाँ। उसके ऊपर जो उन्होंने यहाँ टैरिफ्स लगाए हुए हैं, हाँ। हो सकता है कि उनको वो
लो कर दें ताकि उनकी तरफ से भी एक्सपोर्ट्स यहाँ बढ़ें। तो तजारत का बढ़ना का इम्कान है, मगर क्या कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई लॉन्ग टर्म ऐसी, मेरा ख्याल है अभी शॉर्ट टर्म में तो कोई तवक्को नहीं है। मगर ये है कि इंडिया ने बड़े शोर वहाँ शोर पड़ गया, और वहाँ शोर इसीलिए पड़ गया बिकॉज वहाँ की जो मीडिया है और वो कहते हैं कि इंडिया ने बड़ी हमाकत की है, आपने बांग्लादेश के साथ इतना कुछ किया मगर अपने लिए कोई सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं ली, और अब वो आपको छोड़ के पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, तो इसके साथ हमें क्या होगा। और उनको सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये मिल के साउथ एशिया के अंदर वो बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ मिल जाएं और इंडिया के साथ एक महाज बन जाए। इंडिया ऑलरेडी साउथ एशिया के अंदर अनपॉपुलर होता जा रहा है, नेपाल के अंदर अनपॉपुलर है, श्रीलंका में अनपॉपुलर है, अब बांग्लादेश में अनपॉपुलर है, ठीक, नेबर चाइना के साथ अनपॉपुलर है, पाकिस्तान के साथ अनपॉपुलर है। तो इंडिया की जो सारी जो स्ट्रेटजी रही है इस एरिया को डोमिनेट करने की, बिकॉज एक चीज़ रियल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक चीज़ नुमाया है, वो क्या है, तो ये है कि अगर आप अपनी रीजन के अंदर एक हेजमन बन जाते हैं, एक बड़े भाई बन जाते हैं, तो फिर तो आपकी हैसियत है, अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर अगर अपनी रीजन में ही आपको कोई नहीं मानता, इसके बावजूद कि आप सबसे बड़े, आपकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, आपकी मिलिट्री सबसे बड़ी है, सब कुछ है, मगर आपके जो नेबर्स हैं छोटे छोटे वही नहीं आपको मानते, तो आप हेजमन कहाँ बनेंगे, आप ग्रेट पावर कैसे बनेंगे। तो इंडिया का जो शौक है ना अपने आप को ग्रेट पावर, वो ग्रेट पावर उस वक्त तक नहीं पूरा हो सकता जब तक अपनी रीजन के अंदर आपकी हेजमनी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती, और दिन ब दिन इंडिया की हेजमनी रीजन के अंदर गिरती जा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया इज़ वेरी वरीड अबाउट दिस। अच्छा, हाँ, और ये जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एक्सेस बनने जा रहा है, हाँ, ये इंडिया को तो डैमेज नहीं करेगा मगर इंडिया को बढ़ने नहीं देगा। इंडिया की जो बाकी है ना, बाकी छोटे लोगों के ऊपर, वो उसको, ये छोटे लोग जो हैं, छोटे नेशंस जो हैं, दे विल प्ले ऑफ, वो कभी पाकिस्तान के साथ कुछ कर लेंगे, कभी उधर कर लेंगे, तो इंडिया को वो अब दूर रखेंगे, तो इंडिया उनको डोमिनेट नहीं कर सकेगा उस तरीके से जैसे वो पहले करता था। ठीक, अच्छा, तो इसके अंदर इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनका आपने अच्छी तरह से अदा कर दिया, वो एक्सप्लेन भी कर दिया। जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ वो ये कि ये मुतालबात ज़्यादातर लगते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, मकामी पॉलिटिक्स की। दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा इनको एड्रेस करना, इन मुतालबात को। आपने कहा परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए भी ये नहीं पॉसिबल था, उसके बाद हिना रब्बानी खैर जब 2012 में गई तब भी ऐसा ही मुतालबा किया गया और आगे बात नहीं बढ़ी। तो डू यू थिंक कि सागडार साहब का दौरा पोस्टपोन हो सकता है या कोई दरमियानी रास्ता? पोस्टपोन होगा, क्योंकि ये जब तय हो जाते हैं दौरे तो फिर पूरे करने पड़ते हैं। ये ऐसे नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये वो बात करेंगे। अच्छा, इनको शायद ये, अगर ये समझते हैं कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात करेंगे मगर ये रुकावट नहीं बनेगी इन फर्दर नॉर्मलाइजेशन, तो मेरा ख्याल है इसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम रेस तक बात तो करेंगे, आपने जो जवाब देना दे दें और आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं, मगर हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है वो पैसे वाली बात तो वो करेंगे मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है पैसे देने की। वो माफ़ी की भी बात करेंगे, ये गोल वोल सी बात करके निकलने की कोशिश करेंगे जैसे पहले। वो जो रेफ्यूजीज़ का मामला है ना, उसके ऊपर सीरियस बात हो सकती है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश भी तो चाहेगा ना कि कोई तो कंसेशन दो ना, मगर मेरा ख्याल है ये इस गवर्नमेंट को कंसेशन नहीं देंगे। अगर कहीं कंसेशन देनी पड़ी कि जी चलें रिपैट्रिएशन शुरू करते हैं, सिंबॉलिक ही हो जाए, आप 10,000 भेज दें, हम प्लानिंग करते हैं उनके लिए यहाँ कुछ बनाने की। क्या, हमारे तो ऑलरेडी पॉपुलेशन प्रेशर है, हमारे ऑलरेडी जॉब्स नहीं है, बहुत मसले हैं, मगर एक दफ़ा अगर वो यहाँ आ जाएं तो यहाँ से एक्सपोर्ट होना उनके लिए टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आसान है कंपेयर टू गोइंग फ्रॉम बांग्लादेश। तो मतलब है कि वहाँ कुछ थोड़ी बहुत पेशकदमी हो सकती है। अगली हुकूमत आए, वो पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदे करे, अच्छे तल्लुकात रहें, तो फिर देखा जा सकता है कि थोड़े बहुत ये कोई ऐसे गुडविल जेस्चर कि भाई चले ठीक है 8-10 हज़ार बंदे हम ले लेते हैं एज अ गुडविल जेस्चर, मगर पैसे तो है ही नहीं हमारे पास देने के लिए। और हम पता क्या कहेंगे, हम कहेंगे तजारत कर लो और उसमें कंसेशंस आपको एडजस्ट कर, और आप मेहरबानी करके जो अपना गुड्स बेचते हैं उसमें से टैरिफ हम गिरा देते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। इस किस्म की बातें हो सकती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मगर ये नहीं हो सकता कि पैसे साढ़े को ही नहीं दिए। हाँ, $4.52 बिलियन देना कहाँ, 2.5 नहीं दे सकते तो 4.5 की देना।